हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा और नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से पूरे ओम्स लॉ को डिफाइन किया और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्रॉ करे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए। अब इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, ओम्स लॉ को फील्ड थ्योरी से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाकी डिटेल में EMFT वाले सर जाएंगे, वहां उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी हम लोग हमारे हिसाब से थोड़ा सा एक नॉलेज दे देता हूं आपको, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, बट ठीक है, चीजें चल रहे हैं हम लोग पढ़ते हुए तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहां पर रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ये पढ़ रखा है अभी तक हम लोगों ने। अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलूं, कैसे बदलूं कि यहां पर करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय, यहां पे अगर रेजिस्टेंस को लिखूं तो रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। ठीक है, और रो एल बाय ए को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि ये ऊपर चले गया तो यहां पर एरिया इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रो इंटू एल। ठीक है, और मैं यहां से अगर एरिया को इधर लेके आ जाऊं करंट के नीचे और वोल्ट 1 अपॉन रो को एज इट इज रखूं और वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऐसे लिख दूं, तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या है, हम क्या यूनिट में अगर इसको देखें तो यूनिट में क्या है, एम्पेयर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर पर यूनिट स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। और इसको काय से डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। 1 बाय रो को क्या लिखते हैं, सिग्मा। क्या लिखते हैं, सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी। अभी देखा हम लोगों ने। और वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज पर मीटर। वोल्ट ये किसकी होती है, ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद है ना, डी और ई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये काय में होती है, ये होती है वेक्टर फॉर्म में। काय में होती है, वेक्टर फॉर्म में। और ये है आपका असली ओम्स लॉ। क्या है ये है आपका असली ओम्स लॉ। J इक्वल टू सिग्मा ए, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, और इसमें J वगैरह क्या है सबको मैं बता देता हूं। इन J को क्या लिखेंगे, दैट इज करंट डेंसिटी। J क्या है हमारा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी दैट इज J, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और ये क्या है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज करंट डेंसिटी। और यहां पर E क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग वोल्ट पर मीटर में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाकी तो कंडक्टिविटी के बारे में पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट जो है हमारा, इसके हिसाब से अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं J इज प्रोपोर्शनल टू E, J इज प्रोपोर्शनल टू E। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे मैं लिख देता हूं। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है। द करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केप्ट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक्स से मैंने सारी चीजें बता दी है, इससे ज्यादा बेसिक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह EMFT में देखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बाकी सारी चीजें हो गई, जल्दी से हम एक दो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो और भी चीजें हमारे लिए आसान होगी समझना। ठीक है, 2 ग्राफ प्लॉट कर देता हूं मैं। एक ग्राफ मैंने ये किया, लीनियरिटी के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और एक ग्राफ यहां पे प्लॉट कर देना ताकि दोनों ग्राफ हम लोग बहुत अच्छे से देख पाए। ठीक है, पहले ग्राफ में क्या हुआ, y एक्सिस पे हम लोगों ने रखा करंट को और x एक्सिस पे रखा वोल्टेज को। ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लीनियर लाइन थी, लीनियर लाइन। ठीक है, लीनियर लाइन है। और इसका जो स्लोप है दैट इज स्लोप क्या है आपका, I डिवाइडेड बाय V, और वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस।
असल में ये जो ग्राफ है किसका है, रेजिस्टेंस का ग्राफ है, नॉट रेजिस्टेंस, 1/R है ना, ध्यान रखना इस चीज का, 1/R, ठीक है, 1/R 1/R का। अगर आप वोल्टेज यहां रखते, करंट यहां रखते, तब आप R बोल सकते थे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो V/I का रेशियो क्या है, 1/R, और R इक्वल टू उल्टा भी कर देंगे तो V/I, तो फिर इन एक्सेस को भी चेंज करना है। सिमिलरली यहां पर क्या है आपका सिग्मा y एक्सिस पे और इधर क्या है, नॉट सिग्मा नहीं, यहाँ पे आपका y एक्सिस पे आपका J है और x एक्सिस पे आपका E है। तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी, यहाँ पर भी जो लाइन बनेगी दैट इज स्लोप, ये भी क्या कहलाएगा आपका स्लोप, और स्लोप है आपका J/E दैट इज सिग्मा। तो ये जो ग्राफ है किसका कहलाएगा, आपका सिग्मा का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी का ग्राफ है। तो ये ग्राफ लीनियर है, ये भी लीनियर है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियरिटी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर V इज प्रोपोर्शनल टू I वाला ओम्स लॉ फॉलो करते हो तो वोल्टेज इधर कर लेना, करंट यहां कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज हो जाएगा, V/I का रेशो रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो सारी बातें हो गई। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हर वक्त काम आएगा, ठीक है। तो उस पे बात करते हैं हम लोग। एक नोट पॉइंट है बहुत ही बढ़िया वाला, और ये वाला जो नोट पॉइंट है बहुत सारी जगह पे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पूछता हूं, बट अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, तो आप में से बहुत सारे लोग आंसर करिएगा। सपोज करो मैं आपके सामने दो सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। एक मैंने क्या किया, ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है, और ये कंडक्टर, ये दो पोटेंशियल है, और इन दो पोटेंशियल पे 5 वोल्ट और 5 वोल्ट का बैटरी लगा देता हूं, और यहां पर मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ठीक है। 2 ओम की बजाय एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज हम लोग कुछ अलग ले लेते हैं, ताकि ये, चलो ठीक है, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट और 2 ओम का रेजिस्टेंस, और एक सेकेंड और केस लेता हूं जिसमें सिंपली लाइन है और 2 पोटेंशियल से, ये भी क्या है आपके 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है। ये ऑफलाइन में मैं बहुत बार पूछता हूं, जो मुझसे पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा सा ध्यान भी रहा होगा इस चीज का, अगर कोई देख रहा हो तो, ठीक है। चलिए, अब ये यहां से क्वेश्चन ये पूछूंगा कि बताइए, ये करंट है I1 करंट और ये करंट है I2, इसमें I1 और I2। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला चीज दे के बोलता हूं कि बताइए मुझे वैल्यू I1 की वैल्यू क्या आएगी और I2 की वैल्यू क्या आएगी। तो आप भी सोचेंगे थोड़ा सा, और बहुत सारे आंसर्स कुछ जो ऑफलाइन में स्टूडेंट देते हैं वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग आंसर मुझे क्या क्या देते हैं कि सर I1 की जो वैल्यू है वो 0 एम्पेयर है यहाँ पे। बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूँ और बताइए आंसर, है ना, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस में 1-2 बच्चे आंसर देते हैं फिर थोड़ा सा और चिल्लाओ तो हाँ सर और भी आ रहे हैं आंसर, है ना, थोड़ा और जोश भरो तो और आंसर आते हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर 0 नहीं, इनफाइनाइट आएगा, और बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर कुछ बोलते ही नहीं है, सर कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो दैट इज कांट से कुछ नहीं कह सकते। तो 3 आंसर आपके रहते हैं। सिमिलरली यहां पर I2 के टाइम पर भी बहुत सारे लोग 0 आंसर देते हैं, 0 एम्पेयर करंट, बहुत सारे लोग इनफाइनाइट एम्पेयर करंट देते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी क्या है, कांट से, कुछ कह नहीं सकते, कांट से, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के आंसर्स होते हैं। अब मैं पूछता हूं 1 by 1 जो लोग आंसर करते हैं, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं कि जिन्होंने आंसर दिया तुक्का तो नहीं बोल दिया, कुछ भी बोल दिया हो, तो उनसे पूछता हूं मैं कि आप मुझे बताइए कि 0 एम्पेयर बोलने वाले कितने लोग हैं, 0 एम्पेयर बोलने वाले। अब मैं उनसे पूछता हूं ये 0 एम्पेयर कैसा है, अचानक तो चमका नहीं होगा, है ना, कि 0 आया, कुछ ना कुछ तो मेंटली कैलकुलेशन करी होगी। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने ये जो कैलकुलेशन करी है, अभी आपने बताया I इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और ये वोल्टेज है क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर के 2 एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 5 - 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, तो इसका मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 है, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ है, तो न्यूमरेटर अगर 0 है तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 0 एम्पेयर हो जाएगा।
तो उन्होंने, जिन स्टूडेंट ने 0 एम्पेयर दिया, उनने ये मुझे जस्टिफिकेशन दिया कि सर इस तरीके से हमने हमारे दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करी और 0 एम्पेयर बताया, इस वजह से 0 एम्पेयर सही है। मैं भी बोला बिल्कुल सही है, मैंने अभी ओम्स लॉ पढ़ाया तो बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया तो गलत कैसे हो सकता है ना, सही पढ़ाऊंगा तो चलो ये सही है। तो इसका मतलब जो इन्फिनिटी बोल रहे थे उनके हिसाब से गलत हो गया। उनसे भी पूछता था मैं कि क्यों बोला, तो फिर वो गड़बड़ करते थे कुछ ना कुछ, ठीक है। कांट सवालों से तो कुछ पूछना ही नहीं, क्योंकि कुछ कह ही नहीं सकते तो फिर क्या ही पूछे, ठीक है। तो 0 एम्पेयर वालों ने ये वाला जस्टिफिकेशन दिया। फिर मैंने उन्हीं लोगों को जिन्होंने 0 एम्पेयर दिया, तो मुझे बताइए यहां पर क्या हुआ। तो यहां पर भी उनके बहुत अलग अलग आंसर थे। सिमिलरली वो उनका जो मेंटल कैलकुलेशन ये वाला है, ये यहां पर अगर हम लोग लगाए मेंटल कैलकुलेशन, ठीक है, यहां पर अगर लगाए I2 पे तो क्या होगा देखिएगा। I2 पे अगर लगाए तो 5 - 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो 0 है। अब बहुत सारे लोग बोले सर कुछ भी कैसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो हो सकता। अरे प्रैक्टिकली तो होगा ही होगा, बट यहां पर आइडियली कोई रेजिस्टेंस नहीं बना तो उसमें 0 रेजिस्टेंस ही मानेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो 5 - 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या आ चुका है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो चुका है। इसका मतलब यहां तो क्या लगेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, मतलब ना 0 एम्पेयर है ना इनफाइनाइट है, कांट से कुछ भी नहीं है, तीनों में से कुछ भी आंसर नहीं है, कुछ भी आंसर नहीं। तो आप बोलोगे सर आंसर होगा क्या, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो लिमिट वगैरह सब लगा के बताइए फिर हमें कि आंसर क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, आंसर देने से अच्छा है मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा सर्किट बना के बता देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये वाला चीज यहां पर क्यों नहीं लगा है ना। ये जो फॉर्मूले से कितनी आसानी से यहां पे फॉर्मूले से आंसर आ चुका था, बट यहां पे फॉर्मूले से आंसर नहीं आया है, उसका रीजन क्या है वो अभी एक मैं छोटा सा एक सर्किट बना देता हूं, जिससे कि चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सपोज करिए एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, एक बैटरी लगी हुई, कोई भी वोल्टेज की बैटरी लगी हुई, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, ठीक है, 1 ओम 2 ओम, और साथ में एक यहां पे शॉर्ट सर्किट ब्रांच। अभी पढ़ाऊंगा शॉर्ट सर्किट ब्रांच और डमी वायर और ये सब कुछ पढ़ाऊंगा आसानी से, ठीक है। इस तरह का नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए अभी आगे चल के मैं सारी चीज बताऊंगा। एक ग्राउंड पोटेंशियल होता है, ठीक है, ग्राउंड पोटेंशियल जिसको हम लोग 0 वोल्ट बोलते हैं। तब मुझे एक चीज बताना यहां पे कि अगर ये 0 पोटेंशियल, सारा पोटेंशियल एक ही है, तो ये 0 पोटेंशियल है, ठीक है, ये 0 पोटेंशियल है, ये भी आपका क्या है 0 पोटेंशियल है। यहां कुछ भी नहीं है तो पोटेंशियल एक ही पोटेंशियल वर्क कर रहा है तो 0 पोटेंशियल, यहां पर भी कुछ नहीं है तो 0 पोटेंशियल, और यहां पर भी 0 पोटेंशियल। अब दो एग्जाम्पल ले लिए, कौन कौन सा, एक ये, तो थोड़ी देर के लिए ये हमारे जो एग्जाम्पल है 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो थोड़ी देर के लिए आप यहां पर ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ये हमारा I1 करंट है और ये हमारा I2 करंट है, बस बदला कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस वही है, सिर्फ बैटरी बदली, बट बैटरी भी क्या है, सेम बैटरी लगे, 5 वोल्ट है, तो यहां पर क्या है 0 वोल्ट है। तो अब आप ये देखिए कि सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तो आप बड़ी आसानी से बोल देते हैं सर इन दोनों में करंट पास नहीं करेगा क्योंकि इसके क्रॉस एक शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल है, तो पूरा करंट शॉर्ट सर्किट पाथ से चले जाता है। ये आप आसानी से बोल देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आगे चल के और भी आसानी से बोल देंगे। अभी आप बोलोगे सर हमें तो अभी सॉल्व करते नहीं आता, सिखाऊंगा, सारी चीज सिखाऊंगा। तो ये जो करंट है आपका, ये जो I2 करंट है, ये असल में आपका शॉर्ट सर्किट करंट है। क्या है ये, शॉर्ट सर्किट करंट है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि यहां 0 एम्पेयर करंट तो नहीं हो सकता, कोई भी करंट होगा, मतलब ये बोल सकते कोई भी करंट होगा और वो करंट अपनी कैपेसिटी के, अपनी बैटरी के हिसाब से मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट होगा। जो भी करंट होगा वो मैक्सिमम करंट होगा, ना 0 होगा, ना इनफाइनाइट होगा, ना कांट से होगा, यहां पे कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब कि शॉर्ट सर्किट ब्रांच है। देखिए इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से 0 आ रहा है, बट शॉर्ट सर्किट जब पाथ में करंट, मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट देख के भी फ्लो हो रहा है, बट ऑन दी अदर एंड ओम्स लॉ तो लग नहीं रहा है। ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें गलत, या तो ओम्स लॉ गलत है या फिर ये सर्किट गलत है। सर्किट गलत हो नहीं सकता क्योंकि इस सर्किट के हिसाब से शॉर्ट सर्किट पाथ से करंट जाएगा। शॉर्ट सर्किट हमारे घर में भी करा के देख सकते हो ना, आपके घरों में करना मत है ना ऐसा,
आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट होता है उन दोनों पोर्ट पे अगर एक कॉमन वायर लगा दोगे, है ना, एक ही वायर के दोनों टर्मिनल उसमें एक ही पोटेंशियल पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा, है ना। ऐसा करना नहीं, है ना, ऐसा हो जाता है प्रैक्टिकली। तो शॉर्ट सर्क्यूट पाथ से करंट तो जाएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला लगा है ये कहीं ना कहीं हमारा गलत है। ये जो फॉर्मूला है आपका ये कहीं ना कहीं गलत है। और गलत क्यों है ये गलत इसलिए है क्योंकि शॉर्ट सर्क्यूट आपका जो होता है वो लीनियर नहीं होता है, और लीनियर नहीं हुआ तो हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो ओम्स अपनी जगह गलत नहीं है। ओम्स ने बोला कि आप लीनियर कंडक्टर्स पे लगाइए, नॉन लीनियर में मत लगाइए। लीनियर में तो मैं करेक्ट आंसर दूंगा, बट ये जब शॉर्ट सर्क्यूट क्या है, शॉर्ट सर्क्यूट पाथ इज अ नॉन लीनियर। ये क्या आपका नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर में मेरा फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, नॉन लीनियर कंडक्टर में मेरा फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए बोला था ना कि इन अ लीनियर कंडक्टर ओम्स ने किसको डिफाइन किया, सिर्फ लीनियरिटी पे फोकस किया, टेम्परेचर कांस्टेंट और लीनियरिटी। ठीक है, तो कंडक्टर शुड बी लीनियर और टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तभी आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर 0 एम्पेयर करंट फ्लो होगा और यहां पर आपका करंट कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, उसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते क्योंकि बट ऑब्वियस बाकी सारी चीजें नहीं है हमारे पास, बैटरी कितने की लगी क्या लगा वो सब नहीं पता है। ठीक है, बट अभी तो ये खैर नेटवर्क ही इनवैलिड है क्योंकि आपका जो केवीएल है वो वायलेशन कर जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज तो आप जब ये करोगे ना, अब बोलोगे सर यहां से केवीएल लगाएंगे तो केवीएल का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारा चीज नहीं, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया कि शॉर्ट सर्क्यूट जो ब्रांच है उसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो अभी आगे और बता देता हूं मैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाए। शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब क्या है ना, शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब क्या है वो जानते हैं। शॉर्ट सर्क्यूट में देखिए करंट यहां पर और वोल्टेज यहां पर, तो शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब है कि ये आपका शॉर्ट सर्क्यूट का ग्राफ है, मैक्सिमम करंट, जीरो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर आपको देखिए क्या क्या चीज है, यहां पर आपका जो वोल्टेज है वो क्या है आपका जीरो, करंट आई मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आई करंट है, और रेजिस्टेंस क्या है आपका, रेजिस्टेंस है जीरो। तो ये कंडीशन किसकी होती है आपकी, शॉर्ट सर्क्यूट कंडीशन होती है। किसकी होती है, शॉर्ट सर्क्यूट कंडीशन होती है। शॉर्ट सर्क्यूट पाथ में रेजिस्टेंस जीरो होता है, करंट मैक्सिमम फ्लो करता है और वोल्टेज क्या रहता है जीरो, वोल्टेज डिफरेंस है ना जीरो होता है। सिमिलरली तो ये क्या है आपका, ये ग्राफ क्या नजर आ रहा है, ग्राफ से पता कर सकते हो ना, ये ग्राफ क्या है आपका नॉन लीनियर नेचर का ग्राफ है, नॉन लीनियर ग्राफ है ये, है ना। शॉर्ट सर्क्यूट का जो ग्राफ है वो क्या है, नॉन लीनियर है। इसका मतलब ओम्स लॉ नहीं लगेगा, ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ओम्स लॉ करके कैंसिल कर देना। सिमिलरली अगर मैं यहां पर ओपन सर्क्यूट की बात करूं, किसकी बात करूं, ओपन सर्क्यूट की, ओपन सर्क्यूट की अगर हम बात करें, ओपन सर्क्यूट में ये करंट है, ये वोल्टेज। ओपन सर्क्यूट में क्या होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज होता है, करंट फ्लो नहीं करता। ओपन सर्क्यूट में करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज V रहेगा, करंट आपका करंट आपका जीरो रहेगा और रेजिस्टेंस जो रहेगा देखिए V/I, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी V डिवाइडेड बाई जीरो, दैट इज समथिंग अपॉन जीरो, दैट इज इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ओपन सर्क्यूट में रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, करंट जीरो होता है और कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट इज ओपन सर्क्यूट। और ये भी क्या है, ये भी नेचर देखिए क्या है, नॉन लीनियर है। लीनियर का मतलब है, देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने लीनियर ग्राफ बनाए थे। लीनियर ग्राफ क्या है, इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी सेम रेट से चेंज होना चाहिए, है ना। इनपुट फॉलोज द आउटपुट, क्या आउटपुट फॉलोज द इनपुट, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इन जैसे जैसे सेम 2 टाइम्स अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया तो 2 टाइम्स आपका करंट भी बढ़ना चाहिए, तो वो लीनियरिटी को मेंटेन करेगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके दोनों ही ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर है, दोनों ही ग्राफ नॉन लीनियर है और नॉन लीनियर पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं करता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ करके हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कट। समझ में आया, तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीजें, और ये वाली जो चीज है ये आपको बहुत सारी जगह पे काम आएगी। हो सकता है सर्किट मुझसे सही ड्रॉ नहीं हुआ हो, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर केवीएल केसीएल का वायलेशन हो रहा, वो सारा चीज सिर्फ समझाने के लिए कि 2 ब्रांच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
तो यहां पर जब भी आपको इस तरीके की चीजें मिलेगी तो सर्किट सॉल्व करते टाइम पे ये दो एग्जांपल्स बहुत बार रिपीट होंगे। तो इस चीज को गांठ बांध लेना, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रखना। ये मैंने थोड़ा सा ड्रामेटिकल वे में इसीलिए समझा है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, मजा आया। तो इस वाले सिचुएशन में हमारा करंट फ्लो करेगा और वो करंट को कैलकुलेट करने के लिए ओम्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपका कंडक्टर आपका नॉन लीनियर कंडक्टर है। ठीक है, तो जो मैंने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के साथ साथ लगे हाथ ओपन सर्किट के बारे में भी बता दिया। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली टू लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये लीनियरिटी जो शब्द है आपका, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। लीनियर एलिमेंट एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो बहुत सारी बार क्या होता है कि जब मैं नेटवर्क ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो डायरेक्टली स्टूडेंट बोलते हैं सर V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V, जो भी बोलते हैं। कई बार स्टूडेंट V इक्वल टू IR बोल देते, दैट इज ओम्स लॉ। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है। ओम्स लॉ, देखिए लॉ का मतलब क्या है, ओम्स लॉ का मतलब कि उसने पूरा जिंदगी किसी चीज में बिताया है तो उसका एक कंक्लूजन होता है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसने जितनी R&D जितनी रिसर्च करी होगी तो उसको वो 2 से 3 लाइन के अंदर ब्रीफ करने की कोशिश करता है। और उसकी जो धज्जियां उड़ाते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या प्रोपोर्शनल रिलेशन को डायरेक्टली बोल देते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज ओम्स लॉ नहीं है। लॉ का मतलब है कि उसने जो स्टेटमेंट बोला है, एज इट इज जो उसने स्टेटमेंट बोला है वो आपको याद रखना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ओम्स लॉ, जो भी फैराडे लॉ, तो उसने जो स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट में क्या, उस स्टेटमेंट में हर एक वर्ड का एक अपना मतलब होता है। सिमिलरली ओम्स लॉ में इन ए लीनियर कंडक्टर, तो लीनियरिटी का कितना बड़ा रोल है वो भी हम लोगों ने एक एग्जांपल से देखा कि अगर नॉन लीनियर है तो ओम्स लॉ फेल हो रहा है। इस तरीके से आपको इंटरव्यूअर उलझा सकता है। दे दिया आप ओम्स लॉ लगा रहे हो 0/0 सर लिमिट है ना। ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट भी हम लोग यहाँ पे ये लिमिट से आता है, डायरेक्टली 0 या ऐसा नहीं बोलते, लिमिट है मतलब कोई इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू नहीं होती, टेंडिंग टू इनफाइनाइट या टेंडिंग टू 0, तो हम वहां उसको बाय डिफॉल्ट ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट और शॉर्ट सर्किट का 0 मान लेते हैं। तो आपको जब भी लॉ पूछे इसका मतलब है कि उसने जो हूबहू जो स्टेटमेंट बोला है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो वाइवा वगैरह में, आपके कॉलेज वाइवा में या इंटरव्यू में कई बार ओम्स लॉ पूछा जाता है। ठीक है, बाकी J इक्वल टू सिग्मा ही ध्यान रखना। आप अगर जब नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ओम्स लॉ बोले तो उसको प्रॉपरली पहले डिफाइन करना कि अकॉर्डिंग टू दी नेटवर्क थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। फील्ड इंटरप्रिटेशन से बोले तो डेंसिटी के फॉर्म में बोलना। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा कुछ R&D करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो आगे लिमिटेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। लिमिटेशन के बाद देखिए पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर बहुत इजी है इसमें। देखिए पावर P इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट देखा था। अब इस वोल्टेज को अगर हम लोग वोल्टेज को ओम्स लॉ के हिसाब से अगर चेंज करें तो V इक्वल टू क्या होगा, IR, तो I इंटू R इंटू I, तो चेंज क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वेयर R, तो ये भी पावर है। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में हम लोग P इक्वल टू V इंटू करंट को चेंज कर लें तो करंट को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, करंट को चेंज करके V बाय R लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वेयर बाय R। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूले हैं। कौन कौन सा, पहला फॉर्मूला पावर का ये है V इंटू आई, P इक्वल टू I स्क्वेयर I और P इक्वल टू V स्क्वेयर बाय R, और यूनिट क्या है सबकी, वॉट। बाकी तो मैं बता चुका हूं पावर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो ये ओम्स लॉ को कन्वर्ट करते 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 3 फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर देते हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी में सिंपली आपको क्या याद रखना है, एनर्जी पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। और वो पावर आपका क्या क्या हो सकता है, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम, या फिर है ना वो डेरिवेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर I स्क्वेयर इंटू टी, या फिर V स्क्वेयर बाय R इंटू टी। तो दैट इज एनर्जी और सबकी यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, सबकी यूनिट क्या है, जूल। स्पेलिंग का ध्यान रख लेना, कई बार मैं गलत लिख देता हूं स्पेलिंग। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन, रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन कहां कहां है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन बोले या बल्ब का एप्लीकेशन बोले वो बेक समोसे गर्म होते हुए देखा था, है ना। बचपन में के जो आजकल तो ओवन्स होते हैं बेक समोसे को गर्म करने के लिए, अंदर के साइड में कांच का बना हुआ रहता है और अंदर एक बल्ब लगा देते, उस बल्ब की हीटिंग से क्या होता था, गर्म होता रहता था।
ठीक है। तो वो बल्ब देखा था, बाकी अब आप आज की तारीख में वो यूज होता नहीं है, इसलिए कम देखने को मिलेगा। तो हीटर, पानी गर्म कर सकते हैं या कोई भी जो भी आपका हीटिंग करने के लिए जितने भी मटेरियल यूज होते हैं उनमें सब में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, उन सब में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ओवंस हो गया, हीटिंग एलिमेंट में सब में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी एंड एसी मोटर, डीसी और एसी मोटर में एक रियोस्टेट नाम का डिवाइस होता है, उसमें रेजिस्टेंस अलग अलग चेंज करने से हम लोग स्पीड कंट्रोल डीसी मशीन और एसी मशीन दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा मैंने मशीन के अंदर पढ़ाया भी है। स्टार्टर, खासकर पुराने अभी जैसे फैन रेगुलेटर होते हैं कि नहीं आपके, ये तो चलो 3.4 पॉइंट स्टार्टर है, मोटर के स्टार्टर है, बट घर में जो फैन रेगुलेटर होते हैं वहां पर भी पहले क्या होता था, एक बड़ा सा बक्सा होता था जिसमें टक 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 5 आवाज आती थी। अब तो बहुत स्मूथ आ गया है फैन रेगुलेटर। पहले जो बड़ा वाला फैन रेगुलेटर किसी के घर में लगा हो अभी भी, तो उसमें टक 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 ऐसे करता है, तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं अंदर के साइड में, तो फैन रेगुलेटर में भी यूज होता है, जो कि मैंने नीट लिखा है यहाँ पे। बाकी 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो स्टार्टर है ये आप डीसी मशीन में पढ़ते हैं, वहां पर भी इनका रेजिस्टेंस का यूज है। बाकी और भी जगह, बाकी मैंने जो जो मेन एप्लीकेशंस थे वो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा और ये वाला जो ओम्स लॉ वाला जो डिस्कशन है वो फिनिश होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको जिन ओम्स की बात कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। तो ये महान शख्स थे जॉर्ज सीमन ओम। ठीक है, 1787 में 1787 में इनका जन्म हुआ था, 1854 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे, जर्मन फिजिसिस्ट। तो यहाँ पे कुछ मैंने उनके बारे में लिखा है, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहीं पे भी गूगल पे भी मिल जाएगा सारा का सारा। ठीक है, बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, और इन लोगों को बहुत सारी चीजें रही है, इसकी पूरी पूरी हिस्ट्री विकिपीडिया में मिल जाएगी। और इनका ये फोटो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड आपका व्हाइट कर दिया है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया है मैंने, पूरा का पूरा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। ठीक है, और साथ में पूरा का पूरा इस नोट पे हमारा ओम्स लॉ वाला पूरा फंडामेंटल एलिमेंट में जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन था ये हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, इसमें पढ़ा पहले हम लोगों ने एक आइडिया लिया फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे। अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में इसके बाद फिर ओम्स लॉ के हिसाब से अलग अलग चीजें, अलग अलग जो इनके इंटरप्रिटेशन थे नेटवर्क थ्योरी को लेके, वो सारा चीज देखा। उसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस का अलग अलग तरीके से उसके अलग अलग रूप देखे, है ना। रेजिस्टेंस रेशो है वोल्टेज और करंट का, और रो L/A वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखा है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूले से। उसके बाद हमने फील्ड थ्योरी के हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन हो सकते थे वो सारे के J = सिग्मा ई वो देखा, उसके हिसाब से ओम्स लॉ लिखा। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया ओम्स लॉ का लिमिटेशन, जिसमें हमने देखा कि नॉन लीनियर शॉर्ट सर्किट ब्रांच जो नॉन लीनियर है वहां पर ओम्स लॉ नहीं लगता है, उसको किस तरीके से नेटवर्क में यूज करेंगे। ये नेटवर्क को ओरिजिनल नेटवर्क मत सोचना, नहीं तो आप बोलोगे सर KVL KCL वायलेशन हो रहा है, एज इट इज मैंने कुछ भी बना दिया है। ठीक है, चलो आगे देखें। तो यहां पर शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट में ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, नॉन लीनियर है। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, आपका लीनियर एलिमेंट पे लगेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और फिर हमने एप्लीकेशन देखा, पावर एंड एनर्जी देखा, उसके बाद एप्लीकेशन देखा। तो एट दिस नोट ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस फंडामेंटल ऑफ एलिमेंट जो आपका यूनिट 2 है उसमें जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है उसके साथ हमने ओम्स लॉ भी मिक्सिंग में देखा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडक्टेंस को पढ़ेंगे और एक एक करके इंडक्टेंस पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, और तीनों का जब नॉलेज ले लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी सब्जेक्ट को लेके। क्योंकि देखिए सर्किट सॉल्विंग तो आसान प्रोसेस है, इतना आसान भी नहीं है, बट एक बार सीख गए तो आसान प्रोसेस है। बट जो फंडामेंटल बेस बना के चलेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी और किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडक्टेंस के साथ मिलेंगे और जल्दी से फिर ये सेकंड यूनिट भी हम लोग फिनिश कर देंगे। इंडक्टेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी ये थ्योरेटिकल वाला जो शुरू के 7, 8, 10 लेक्चर के थ्योरेटिकल वर्जन है, उसके बाद फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।